नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार। जय हिंद। द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मध्यकालीन भारत का 3rd चैप्टर लेकर आया हूँ, गौड़ साम्राज्य अर्थात मोहम्मद गोरी के बारे में विशेष। दोस्तों, इससे पहले हम लोग मध्यकालीन भारत का 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जो कि आप हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और शुरू से पढ़िएगा, क्योंकि नहीं पढ़ने पर वो दोनों वीडियो नहीं देखेगा तो ये फिर समझ में नहीं आएगा। शुरू से देखिए दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के बारे में, जिन्होंने भारत पर अनेकों बार आक्रमण किए थे और आक्रमण के दौरान क्या क्या घटना घटा उसके बारे में। दोस्तों, पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझेंगे मैप के द्वारा। इससे पहले बता दें दोस्तों कि इससे पहले भारत पर अरबों का आक्रमण अर्थात कि भारत पर प्रथम इस्लामिक आक्रमण अर्थात सिंध पर आक्रमण के नाम से जिसे जानते हैं पढ़ चुके हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। दोनों को जाके आप प्लेलिस्ट से वीडियो देख लिया दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे गौड़ साम्राज्य के बारे में, जिसका प्रमुख शासक है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इसके बारे में थोड़ा देखिएगा दोस्तों, मैप के द्वारा हम थोड़ा समझाने का कोशिश करेंगे, समझिएगा। दोस्तों, क्या हुआ था कि 12वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित अफगानिस्तान क्षेत्र से थोड़ा सा आगे या ऊपर एक नया प्रदेश उभर के आता है। हुआ क्या दोस्तों कि जब अफगानिस्तान में गजनी साम्राज्य का शासक था महमूद गजनवी का, तो गजनवी के मृत्यु के बाद अफगानिस्तान क्षेत्र से थोड़ा सा आगे ऊपर और इसी जो गौड़ प्रदेश था अफगानिस्तान क्षेत्र में ही आता था। लेकिन जब महमूद गजनवी का मृत्यु हुआ तो अफगानिस्तान क्षेत्र से भारत के पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ पे एक नए राजवंश, एक नए प्रदेश उभर कर आता है, जिसे हम लोग गौड़ साम्राज्य या गौड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं 12वीं शताब्दी में। और यहाँ का प्रमुख साम्राज्य, यहाँ का प्रमुख शासक बनता है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा हम लोग क्या देखेंगे कि विशेष क्या है। दोस्तों, थोड़ा चलिएगा देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। गौड़ साम्राज्य का प्रमुख शासक था मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी जो था वह संसवानी वंश के था। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी किस वंश के था? तो मोहम्मद गोरी संसवानी वंश के एक प्रमुख शासक थे। संसवानी वंश का संस्थापक के रूप में दोस्तों हम लोग जानते हैं कुतुबुद्दीन हसन को। कुतुबुद्दीन हसन इसको संसवानी वंश का प्रमुख या इसका संस्थापक है, जिससे संसवानी वंश का स्थापना किया था। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे इतिहासकार के अनुसार कई दिया गया, लेकिन प्रमुख रूप से ज्यादातर इतिहासकार का मानना है कि कुतुबुद्दीन हसन ही संस्थापक है संसवानी वंश का। और संसवानी वंश का प्रमुख जो शासक था वही था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जिसको शॉर्ट में हम लोग मोहम्मद गोरी या गोरी के नाम से भी जानते हैं। अब दोस्तों देखेंगे कि प्रमुख शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो गौड़ साम्राज्य का एक प्रमुख शासक था। गौड़ प्रदेश देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान से थोड़ा ऊपर में था यहाँ पे, और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। और दोस्तों, महमूद गजनवी, इससे पहले हम लोग पढ़े थे महमूद गजनवी के बारे में भारत पर सिंध पर आक्रमण में। और उसके बाद महमूद गजनवी का जब मृत्यु हो जाता है तो अफगानिस्तान क्षेत्र में गजनी साम्राज्य पर भी गौड़ प्रदेश अर्थात मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है, क्योंकि गजनी के उत्तराधिकारी जो थे उतना शक्तिशाली नहीं थे, उसमें शक्तिशाली नहीं था, जिसके कारण इसको हरा के गजनी प्रदेश पर भी मोहम्मद गोरी का शासन व्यवस्था हो गया था। तो दोस्तों, थोड़ा अंतर समझिएगा। जब भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था तो उनका उद्देश्य था कि साम्राज्य विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। लेकिन जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था तो उनका था कि उद्देश्य कि वह ज्यादा से ज्यादा धन लूटना चाहते थे, और धन लूटकर अपने गजनी साम्राज्य को ही अफगानिस्तान में स्थित अपने गजनी क्षेत्र के शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना था। लेकिन मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण करने का उद्देश्य था वह उद्देश्य था कि शासन को अपनाना अर्थात भारत में अपना शासन व्यवस्था को स्थापित करना, भारत में मुस्लिम शासन को स्थापित करना, यह उद्देश्य था। दोनों का देखिएगा, समझिएगा, सबका अलग अलग उद्देश्य था, दोनों में अंतर है। इनका था, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य था कि भारत पर मुस्लिम शासन का प्रचार भी करना, इस्लाम धर्म का प्रचार भी करना और भारत पर मुस्लिम शासन की स्थापना करना। लेकिन महमूद गजनवी का था कि केवल धन लूट कर ले जाना और मध्य एशिया क्षेत्र में अपने गजनी साम्राज्य के शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना। तो दोनों में अंतर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो इनका संस्थापक हो गया संसवानी वंश।
मोहम्मद गोरी अर्थात इसी को शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से भी जानते हैं। इनको बहुत नाम है दोस्तों, आगे बताएंगे। मोहम्मद गोरी को अनेकों नाम है जो आगे बताएंगे। तो मोहम्मद गोरी संसवानी वंश के थे। इस वंश का स्थापना कुतुबुद्दीन हसन ने किया था। अब दोस्तों कुतुबुद्दीन हसन से पहले बहुतों सारी कहानियां इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है, तो उसके कुतुबुद्दीन ऐबक के इसके पीछे की डिटेल ज्यादा किसी भी एग्जाम में पूछता नहीं है। आप लोग क्वेश्चन उठा के देखिएगा दोस्तों, कुतुबुद्दीन हसन से पीछे का कोई भी जीवनी नहीं पूछता है कि क्या हुआ। तो दोस्तों वो पूछता नहीं है, ज्यादातर पूछेगा आपको मोहम्मद गोरी से, इसलिए इसके पीछे के हम लोग नहीं चलते, छोड़ देते हैं, तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो दोस्तों इतना जानते हैं कि संसवानी वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन हसन थे। बहुत किताब में बहुत इतिहासकार दूसरा चीज भी बताया, तो लेकिन ज्यादातर आपको कुतुबुद्दीन हसन मिलेगा, आपको यही याद रखना है। प्रमुख शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। तो प्रमुख शासक था दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी संसवानी वंश का। अब आक्रमण के समय भारत की स्थिति क्या है दोस्तों, जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय भारत की प्रमुख स्थिति क्या थी, उस समय थोड़ा मैप के द्वारा समझिएगा। दोस्तों स्थिति क्या था कि गुजरात के क्षेत्र पर, अर्थात कि यहाँ पे आप मैप में देखिएगा, गुजरात की क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासक था। गुजरात के क्षेत्र पर चालुक्य वंश का शासक था, जहाँ का शासन था, और चालुक्य वंश का शासक था भीमदेव द्वितीय, जिसको हम लोग मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। और उनकी माता थी नाइक देवी, जो कि एक विधवा औरत थी। तो दोस्तों भीमदेव द्वितीय का शासन था गुजरात पर, जो कि चालुक्य वंश का शासन था। अजमेर में दोस्तों था चौहान वंश का शासक। चौहान वंश का शासन था, जिसका शासक था पृथ्वीराज तृतीय, या इन्हीं को हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय को ही हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो अजमेर क्षेत्र में था, अजमेर क्षेत्र में, भारत देखिए अजमेर क्षेत्र कहाँ है, अजमेर क्षेत्र में था चौहान वंश का शासन था, जिसका शासक था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। फिर दिल्ली में था दोस्तों तोमर वंश का शासन, जहाँ के तोमर वंश का शासन था, जिसका शासक अनंत पाल थे। अब दोस्तों देखिए कि दोनों को टिक लगा के हम चौहान वंश कर दिए हैं, इसका क्या कारण था। तो दोस्तों इसके पीछे एक स्टोरी, एक कहानी प्रचलित है, जो कि समझिएगा। क्या हुआ था दोस्तों कि अजमेर का जो चौहान वंश का शासक था, तो चौहान वंश का शासक था पृथ्वीराज जो चौहान थे, इनके पिता दिल्ली के तोमर वंश के शासक अनंत पाल की पुत्री से शादी किए हुए थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा रिलेशन समझिएगा, समझ में आ जाएगा क्यों दोनों को हम एक जगह चौहान वंश कर दिए। सो पहले दिल्ली में तो तोमर वंश था और उसका शासक था अनंत पाल। तो पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, वो अनंत पाल की पुत्री से, दिल्ली के शासक तोमर वंश के शासक अनंत पाल की पुत्री से विवाह किए हुए थे। तो इस तरह से यह जो अनंत पाल की जो पुत्री थी वह पृथ्वीराज चौहान की माँ हो गई, अर्थात जो अनंत पाल हुए वह पृथ्वीराज चौहान के नाना लगे। अर्थात अनंत पाल, पृथ्वीराज चौहान और अनंत पाल से नाना और नाती का संबंध हो गया। और जो अनंत पाल थे वह निसंतान थे, उनके पास पुत्री थी एक, जो कि वह पृथ्वीराज चौहान के पिता से शादी कर दिए थे, और उसके बाद कोई पुत्र नहीं था। तो अनंत पाल ने सोचा कि अब दिल्ली का शासन किसके हाथ में सौंपा जाए, कौन है, इनका कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, निसंतान थे। इसलिए दिल्ली का तोमर वंश का शासन यह अपने नाती पृथ्वीराज चौहान को ही दे दिए अपना सत्ता। इसलिए अजमेर क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र दोनों जगह चौहान वंश का ही शासन हो गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पृथ्वीराज जो चौहान के पिता थे वह दिल्ली के तोमर वंश के, जो दिल्ली क्षेत्र के तोमर वंश का शासक था अनंत पाल, इनके पुत्री से शादी किए हुए थे, जिनके कारण यह अनंत पाल पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे। और इसी कारण इनका कोई संतान नहीं था, निसंतान थे। इसलिए दिल्ली का शासन व्यवस्था चौहान वंश के हाथ, अर्थात पृथ्वीराज चौहान को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिए। और इस तरह से अजमेर क्षेत्र तथा दिल्ली क्षेत्र दोनों जगह पृथ्वीराज चौहान का शासन हो गया, अर्थात चौहान वंश का शासक हो गया। कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासक था, जहाँ का राजा था जयचंद, एक राजपूत वंश का राजा था कन्नौज क्षेत्र दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरह भारत का स्थिति था। आप लोग ध्यान रखिएगा, चौहान वंश का जो संस्थापक था चंद्रदेव था, और चौहान वंश का राजधानी था वाराणसी। उसके बाद गढ़वाल वंश का संस्थापक हम लोग वासुदेव को कहते हैं, और राजधानी था अजमेर। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
क्योंकि ये दोनों वंश है, चौहान वंश हम लोग को पढ़ना है। तो अभी देख लीजिएगा, इसका चंद्रदेव था, इसका संस्थापक गढ़वाल वंश का संस्थापक वसुदेव। बाकी जितने ही वंश है इसको डिटेल में ही बताया जाएगा, लेकिन थोड़ा अभी बता दिए। अब इस तरह से भारत का स्थिति था। और भारत के बगल में मुल्तान था, जो कि पाकिस्तान क्षेत्र में था, वर्तमान में पाकिस्तान है, और यहाँ अफगानिस्तान क्षेत्र। तो मुल्तान ही पहले भारत में ही आया था। अब अभी आजादी के बाद यह बट गया, लेकिन पहले दोस्तों यह मुल्तान क्षेत्र पाकिस्तान भारत में ही आता था। अब थोड़ा आगे चलिए, तो भारत की स्थिति जान गए दोस्तों। भीमदेव द्वितीय गुजरात क्षेत्र में चालुक्य वंश का शासक था। गुजरात क्षेत्र ये रहा, यहाँ चालुक्य वंश का शासक था। यहाँ के शासक था भीमदेव द्वितीय, जिसको हम लोग मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं, जिनकी माता थी नाइक देवी, जो कि एक विधवा औरत थी। और ये जो भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय जो थे, यह अवयस्क आदमी थे, अभी बच्चा ही थे, अभी पूरी तरह जवान नहीं थे। इसलिए इनकी माता जो नाइक देवी थी, वह शासन व्यवस्था में या शासन करने में उनका मदद करता था। कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासक था दोस्तों। यहाँ पे कन्नौज क्षेत्र में गढ़वाल वंश का शासक था, और वहाँ शासन राजा जयचंद का था, जो एक राजपूत शासक थे। अजमेर क्षेत्र में चौहान वंश का शासक था दोस्तों। अजमेर क्षेत्र में जो ये रहा, चौहान वंश का शासक था, जहाँ का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, उसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते थे। दिल्ली में तोमर वंश का शासक था, और शासन था वहाँ आनंदपाल का, जो बाद में चौहान वंश को ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया, और अजमेर और दिल्ली में चौहान वंश का ही शासन हो गया। अब दोस्तों, अब देखिए दिल्ली क्षेत्र में तोमर वंश का शासन आनंदपाल था। अब आगे देखिए प्रमुख आक्रमणों के बारे में। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने जब प्रमुख आक्रमण किए, उसके बारे में थोड़ा चलते हैं। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी मुल्तान पर किया था, जो गोमल दर्रा मार्ग से आकर इस पर आक्रमण किए थे। गोमल दर्रा पहाड़ी मार्ग से आकर मुल्तान पर, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, मुल्तान पर आक्रमण किया था। और यह आक्रमण इनका सफल रहा, और इससे खुश होकर वह भारत में आगे भी आक्रमण करना चाहे, क्योंकि मुल्तान ही पहले भारत में ही था। तो जब सफल हो गए, तो इसलिए वह भारत में भी आक्रमण करना चाहा। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान क्षेत्र पर भी उसने आक्रमण कर लिया था, क्योंकि महमूद गजनवी, पहले अफगानिस्तान क्षेत्र में गजनी साम्राज्य था, और महमूद गजनवी के जो उत्तराधिकारी है उतना मजबूत नहीं थे, उतना प्रभावकारी नहीं थे। इसलिए अफगानिस्तान को भी जो मोहम्मद गोरी थे वो जीत लिए थे। और उसके बाद मुल्तान पर आक्रमण करते, तो जो भारत की सीमा क्षेत्र में था मुल्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र में है, इस पर आक्रमण करते थे, और इसमें इनको जीत मिलती है, सफल आक्रमण रहा। तो इससे खुश होकर वह आगे भारत के भारतीय सीमा क्षेत्र में भी आक्रमण करना चाहे, और सबसे ज्यादा उनका ध्यान केंद्र था कन्नौज। कन्नौज को ही अपना केंद्र बिंदु बनाकर वह भारत में आक्रमण करना चाहे। क्यों? क्योंकि जानते थे कि मध्य भारत में कन्नौज है। कन्नौज जो है मध्य भारत में, अगर एक बार यहाँ पे अपना शासन स्थापित कर लिए, तो यहाँ से पूरे भारत में सत्ता स्थापित करना आसान हो जाएगा। यहाँ से कहीं भी हम अपना सत्ता जमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट तो आ नहीं सकता था, मुल्तान पर आक्रमण करके जीत लिया, लेकिन यहाँ से आ नहीं सकता था, क्योंकि अजमेर क्षेत्र में जो था चौहान वंश का शासक था, इधर चालुक्य वंश का शासक था जो भीमदेव द्वितीय थे। तो कन्नौज पर डायरेक्ट आते नहीं, पहले इधर इसको युद्ध करना पड़ता। तो फिर दोस्तों आगे चलिए, प्रथम बार मुल्तान पर, जो देखिए यहाँ पे मुल्तान जो पाकिस्तान क्षेत्र में है, मुल्तान पर आक्रमण करते थे 1175 में। सफल आक्रमण जो गोमल दर्रा मार्ग से आकर उस पर आक्रमण किए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, पूछेगा क्वेश्चन, भारत में प्रथम आक्रमण मोहम्मद गोरी के द्वारा कब किया गया? तो 1175 ईस्वी में किया गया मुल्तान क्षेत्र पर, जो कि उनका सफल आक्रमण रहता है, और जो वर्तमान में पाकिस्तान में गोमल दर्रा मार्ग से किए थे। फिर आगे चलिए दोस्तों, दूसरा बार गुजरात पर आक्रमण करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, गुजरात पर जो चालुक्य वंश का शासक था, गुजरात पर आक्रमण करते थे। चालुक्य वंश का शासक था जो भीमदेव द्वितीय मूलराज द्वितीय का शासक था, जो कि एक अवयस्क शासक थे, और उनकी माता थी नाइक देवी, जो उनके शासन व्यवस्था में मदद करते थे। तो दूसरा बार गुजरात पर आक्रमण करते हैं 1178 ईस्वी में। जब गुजरात पर 1178 ईस्वी में आक्रमण किए, तो वहाँ का राजा चालुक्य वंश के जो राजा था भीमदेव द्वितीय, और इनकी जो माता थी नाइक देवी, इन दोनों के नेतृत्व में बहुत ही घमासान युद्ध होती है, और इस युद्ध में गोरी की हार हो जाती है, और भारतीय क्षेत्र में यह गोरी की प्रथम हार होती है। तो दोस्तों, जब पूछा जाए
कि भारतीय क्षेत्र में मोहम्मद गोरी का प्रथम हार कब हुआ, तो दोस्तों हुआ था 1178 ईस्वी में। किसके विरुद्ध में, तो चालुक्य वंश का शासक था भीमदेव द्वितीय, या जिसे हम लोग मूलराज द्वितीय के नाम से जानते हैं, और उसकी माता थी नाइक देवी, एक विधवा औरत, जो दोनों के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। उसी युद्ध में मोहम्मद गोरी ने भारत पर आया था आक्रमण करने, तो उस युद्ध के दौरान वो हार गए और हार के पुनः वापस चले गए। फिर दोस्तों लेकिन वो हारने के बाद वो हार नहीं माना, फिर उसने सोचा कि फिर आक्रमण करते हैं, तो फिर उसने आगे तराइन का प्रथम युद्ध, दोस्तों फिर 1191 ईस्वी में वह आक्रमण करते हैं चौहान वंश अर्थात अजमेर क्षेत्र पर। दोस्तों याद रखिएगा, आगे फिर आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1191 ईस्वी में पुनः आक्रमण करता है चौहान वंश अजमेर क्षेत्र पर आक्रमण करता है। जो वहाँ का शासक था चौहान वंश, जिसकी शासक था वहाँ का शासन था चौहान वंश का शासन था, जिसका शासक था पृथ्वीराज चौहान। तो 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तथा गोरी के बीच अजमेर के तराइन में होता है दोस्तों आक्रमण। क्या करता है मोहम्मद गोरी, गुजरात पर आक्रमण के कारण चालुक्य वंश पर जो आक्रमण किया, तो दोनों के नेतृत्व में भीमदेव द्वितीय और माता नायक देवी दोनों के नेतृत्व में युद्ध हुआ, तो इसमें हार गया, तो पुनः वह भाग गया। उसके बाद दोबारा मुल्तान से वह गौड़ प्रदेश से अफगानिस्तान के रास्ते से आते हुए यह माउंट आबू क्षेत्र में दोस्तों ध्यान रखिएगा, चालुक्य वंश को जो चालुक्य वंश पर आक्रमण किया था गुजरात क्षेत्र में, तो माउंट आबू पहाड़ी क्षेत्र में युद्ध हुआ था इनकी माता और भीमदेव द्वितीय के साथ, नाइक देवी और भीमदेव द्वितीय के साथ माउंट आबू क्षेत्र में युद्ध हुआ था। लेकिन उसके बाद पुनः अजमेर के तराइन क्षेत्र पर आक्रमण करता है। पुनः मोहम्मद गोरी एक बार क्या करता है, अजमेर के तराइन क्षेत्र पर, देखिए यहाँ है अजमेर, यही तराइन क्षेत्र पर मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है। और आक्रमण के दौरान यहाँ का राजा चौहान वंश का शासन था, जिसका राजा था पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। तो गोरी की पराजय हुआ और वह वहां से भी भाग गया। तो पुनः दोस्तों जब तराइन में जो प्रथम तराइन क्षेत्र में जब अजमेर में जब क्या किया, आक्रमण किया, तो तराइन, जिसको हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कब हुआ था, देखिए दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। तो प्रथम युद्ध 1191 में होता है, तो आक्रमण करता है, तो हार जाता है और हार कर वह भाग खड़ा होता है और भाग जाता है, और उसके बाद जाता है अपने साम्राज्य में, गौड़ साम्राज्य में जाता है और पुनः भारत पर तैयारी करता है, भारत पर आक्रमण करने का तैयारी करता है। लेकिन इधर चौहान वंश का जो शासक था पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि मोहम्मद गोरी को तो एक हमारा एक सैनिक ही सेनापति हरा दिया, तो हमसे वो कभी जीत नहीं पाएगा, तो यह निफिकिर हो जाता है। लेकिन मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य में जाके युद्ध का अभ्यास करने लगता है और वह पुनः भारत पर आक्रमण की तैयारी करता है। और इसी तैयारी के दौरान दोस्तों मोहम्मद गोरी को दो सेनापति मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। देखिए दोस्तों, इसी तैयारी के दौरान, भारत पर तैयारी के दौरान दो सेनापति मिलता है मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी। देखिए दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक थे, दास वंश के संस्थापक थे, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों इनके बारे में डिटेल में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आगे पढ़ेंगे। इतना अभी समझिए कि जब भारत पर आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, तो इनको दो सेनापति मिलता है, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी नामक दो सेनापति मिलते हैं। और इन्हीं सेनापति के सहायता से पुनः एक भारत के अजमेर के तराइन क्षेत्र में मोहम्मद गोरी आक्रमण कर देता है। दोनों सेनापति काफी मजबूत और साहसी थे, तो इसके सहायता से मोहम्मद गोरी एक बार फिर अजमेर के तराइन क्षेत्र में आक्रमण करता है, जिसको हम लोग तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1191 में हुआ था। याद रखिएगा, तराइन की प्रथम युद्ध हुआ था 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। तो एक बार सेनापति मिलता है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, दो सेनापति मोहम्मद गोरी को मिलता है। दोनों ही काफी साहसी थे, तो इनकी सहायता से पुनः एक बार अजमेर के तराइन क्षेत्र पर, देखिए अजमेर यहाँ पे, अजमेर के तराइन क्षेत्र पर पुनः एक बार आक्रमण करता है, जिसे हम लोग तराइन की द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि 1192 में हुआ था। और यह युद्ध दोस्तों, इसी युद्ध को प्रमुख माना जाता है, क्योंकि
तराइन के द्वितीय युद्ध से ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है, मुस्लिम शासन की स्थापना होती है। इससे पहले कभी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आए थे इससे पहले अरब आक्रमण किए, धन लूट कर चले गए। महमूद गजनबी आक्रमण किए, वो भी धन लूट कर चले गए। किसी ने साम्राज्य का स्थापना नहीं किया भारत में, मुस्लिम समाज का, या किसी ने मुस्लिम यहाँ पर शासन नहीं किया। केवल तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में ही, जो कि इसको मोहम्मद गोरी को सफल मिलती है, और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी जो प्रमुख रहा है। इसी युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। तो दोस्तों, तराइन का युद्ध 1192 से पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। इस युद्ध में कई कहानियां प्रचलित है दोस्तों। एक कहानियां है कि इसमें मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर अजमेर में बंदी बना लिया गया था, और बंदी बनाकर दोस्तों उसको कैद करके रख लिया गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी को पता चला कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध की रणनीति बना रहा है, तथा कूटनीति कर रहा है। तो जैसे ही पता चलता है तो वह पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर देता है। और दोस्तों, किस तरह से तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है, सफल होता है मोहम्मद गोरी, और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। इसलिए इसको प्रमुख युद्ध के रूप में जाना जाता है। तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान ही भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। इससे पहले किसी ने भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं की। अब आगे देखिए दोस्तों, चंदावर का युद्ध दोस्तों 1194 में होता है। क्या होता है दोस्तों, अब क्या हुआ, अब देखिए एक बात समझिएगा। अब मोहम्मद गोरी अजमेर के तराइन क्षेत्र पर आक्रमण करके, जो तराइन का द्वितीय युद्ध करता है 1192 में, तो अजमेर पर आक्रमण करके यहाँ के राजा, जो अजमेर के जो राजा थे, या चौहान वंश का जो शासक था, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के मार देता है। तो अब अजमेर पर तो हो गया मोहम्मद गोरी का शासन। अब अजमेर पर मोहम्मद गोरी का शासन हुआ, तो दिल्ली क्षेत्र भी तो पृथ्वीराज चौहान का ही था, क्योंकि अनंतपाल का नाती था। तो अनंतपाल ने दिल्ली का शासन इसके हाथ में सौंप दिया था, पृथ्वीराज चौहान को। तो दिल्ली पर भी मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है, ध्यान रखिए। तो इस तरह से अजमेर क्षेत्र और दिल्ली क्षेत्र, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मोहम्मद गोरी के शासन में आ जाता है। अब मोहम्मद गोरी को कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए बहुत आसान हो गया। एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, कि जब चौहान वंश के अजमेर पर आक्रमण हुआ था, तो किसी राजा ने इसको सहायता नहीं किया था, क्योंकि सीमा क्षेत्र के कारण काफी संघर्ष हो गए थे। सीमा क्षेत्र में दोनों राजाओं के बीच, जो पृथ्वीराज चौहान थे, चालुक्य वंश थे, चौहान वंश थे, या कन्नौज में गढ़वाल वंश थे, तो तीनों वंश ने सीमा क्षेत्र के कारण कुछ संघर्ष हो गए थे, जिनके कारण तीनों राजा आपस में इसका मदद नहीं किया, चौहान वंश का मदद नहीं किया, जिसके कारण तराइन का युद्ध हुआ, और उसमें वह मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। अगर दोनों जाके आक्रमण को रोकता और मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ता, तो शायद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होता। लेकिन पहले ही दोनों में लड़ाई था, सीमा क्षेत्र से लेकर लड़ाई चल रहा था कि हमारा सीमा यहाँ तक है, हमारा सीमा यहाँ तक है, और इसी बीच में कुछ संघर्ष हो गया था, जिसके कारण दुश्मनी था। और एक दुश्मनी का कारण क्या था दोस्तों, एक क्या था कि जो दिल्ली का जो तोमर वंश था, तो वह कन्नौज क्षेत्र में आक्रमण करके इसकी पुत्री को दोस्तों क्या हुआ कि अपहरण करके और उससे विवाह कर लिया था, प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण इन दोनों का संबंध अच्छा नहीं थे, उसके कारण ही मदद नहीं किया। तो बहुत सारे कारणों के कारण चौहान वंश का कोई मदद नहीं कर पाया, और जिसके कारण मदद नहीं किया, और उसके कारण इसमें चौहान वंश का अर्थात पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। अब आगे दोस्तों देखिए, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है। गोरी और गढ़वाल वंश का शासक जयचंद्र के बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच गढ़वाल वंश के शासक था। तो इन दोनों के बीच चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें क्या हुआ, जयचंद्र की हार हो जाती है और इसका हत्या कर दिया जाता है। दोस्तों, यह युद्ध यूपी के फिरोजाबाद में हुआ था, चंद्रबाग नामक एक छोटे से गांव में, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए इसे चंदावर का युद्ध
कहा जाता है, क्योंकि चंद्रवार नामक गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में यूपी के फिरोजाबाद में है। एक छोटा सा गांव है और एक ऐतिहासिक स्थल है, आप लोग घूम सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं अंतिम आक्रमण की ओर। मोहम्मद गोरी का, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण 1205 ईस्वी में खक्कर जनजाति के विरुद्ध होता है। दोस्तों 1205 ईस्वी में जब भारत में प्रवेश करना चाहता है, भारतीय सीमा क्षेत्र में, तो खक्कर जनजाति से युद्ध हो जाता है और उससे युद्ध करके भारत में प्रवेश करता है मोहम्मद गोरी। और जब तथा प्रवेश करने के बाद जब पुनः सत्ता को सेनापति को सौंप कर वापस लौट रहा था, उसके बाद प्रवेश किया, अपना सारा जो सत्ता था, जो दिल्ली पर, अजमेर में और कन्नौज पर सारे सत्ता को अपने दोनों सेनापति जो था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी, दोनों को अपना सत्ता सौंप कर और पुनः अपना प्रदेश गौड़ प्रदेश में वापस लौट रहा था। उसी बीच लौटने के क्रम में खक्कर जो जनजाति था, खक्कर जनजाति सोचा बदला लेने का, तो लौटने के क्रम में खक्कर जनजाति से युद्ध हो जाता है और 15 मार्च 1206 को उसकी हत्या कर दिया जाता है खक्कर जनजाति द्वारा। खक्कर जनजाति बदला लेने के लिए वह खड़े रहता है कि लौटते समय मोहम्मद गोरी को मारेंगे, और लौटते समय खक्कर जनजाति 15 मार्च 1206 को इसकी हत्या कर देती है, मोहम्मद गोरी की हत्या हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दोस्तों, क्या है महत्वपूर्ण तथ्य गौड़ साम्राज्य से संबंधित। गौड़ साम्राज्य का प्रमुख शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, जो कि संसवानी वंश का एक प्रमुख शासक था। इसका संस्थापक संसवानी वंश का एक शासक था। इसकी संस्थापक जो था, स्थापना किया था कुतुबुद्दीन हसन। प्रमुख शासक था इसका मोहम्मद गोरी, या इसी को शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से जानते हैं, या इसी को मोहम्मद बिन शाम के नाम से जानते हैं, या इसी को मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से जानते हैं दोस्तों। सॉरी, तो दोस्तों इतना नाम से इनको जाना जाता है। एक मोहम्मद गोरी या शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, या मोहम्मद बिन शाम, या मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम, इतना नाम से मोहम्मद गोरी को जानते हैं। इनका जन्म दोस्तों ऐसे ज्ञात नहीं है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार का मानना है कि इनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था। स्थान था दोस्तों गौर, अफगानिस्तान में, गौर प्रदेश अफगानिस्तान में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु दोस्तों खक्कर जनजाति के द्वारा बताए ऊपर 15 मार्च 1206 ईस्वी में झेलम पाकिस्तान में होता है। झेलम पाकिस्तान में ही खक्कर जनजाति द्वारा इनकी मृत्यु कर दिया जाता है। इनका धर्म था सुन्नी इस्लाम। महमूद गजनवी का भी धर्म था दोस्तों सुन्नी इस्लाम। आगे दोस्तों कुछ प्रमुख टॉपिक है इनके बारे में, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के बारे में, जो कि आगे देखते वीडियो में बने रहे दोस्तों। तो अभी बताए थे कि चौहान वंश और जो गहरवाल वंश था उसका संबंध अच्छा नहीं था। क्यों अच्छा नहीं था दोस्तों? क्योंकि बताया था कि आनंदपाल का जो नाती था पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान इसने क्या किया था कि कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज का जो शासक था जो कन्नौज का शासक था जयचंद, जो गढ़वाल वंश का शासक था, उनकी पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया था और उनसे प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके कारण चौहान वंश में और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद का संबंध अच्छा नहीं थे। इसी कारण जब मोहम्मद गोरी ने जब आक्रमण किए थे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, तो इनमें चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी और एक कन्नौज के जो शासक थे जयचंद इनका मदद नहीं किया था। और इन दोनों का भी संबंध अच्छा नहीं था, क्योंकि क्षेत्र से लेकर क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे संघर्ष हो गए थे, तो इनको इस तरह से मदद नहीं मिला, जिनके कारण भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई। अब दोस्तों जो मोहम्मद गोरी को जो सेनापति थे, जो मिले थे प्रमुख सेनापति, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। इनके बारे में थोड़ा बताते हैं दोस्तों, ऐसे इनके बारे में डिटेल में जानना है, क्योंकि अब गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश को हम लोग दास वंश या ममलूक वंश या इसी को इलवरी नाम से भी जानते हैं, जिनकी स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो इनके बारे में गुलाम वंश हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से अपना शासन व्यवस्था शुरू किए थे, तो इतना ही, अगले वीडियो में इनके डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में थोड़ा देखिए दोस्तों। 1200 से 1206 तक इनका शासन रहा। इन्होंने क्या किया कि यह चौहान वंश दिल्ली से, इन्होंने दिल्ली क्षेत्र से क्या किया, दिल्ली और कन्नौज क्षेत्र से इन्होंने बिहार पर आक्रमण करना शुरू किया। बिहार क्षेत्र में भी आक्रमण करना शुरू करते हैं।
और यहाँ के जो नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे, दोनों को ध्वस्त कर देता है। उसके बाद वो बंगाल की तरफ बढ़ता है, यह बख्तियार खिलजी। उसके बाद बंगाल की तरफ बढ़ता है और वहाँ का शासक था, बंगाल का शासक था उस समय सेन वंश का अंतिम शासक था लक्ष्मण सेन। तो बंगाल पर आक्रमण करता है, तो जहाँ का शासक से सामना होता है लक्ष्मण सेन से, जो सेन वंश का अंतिम शासक था। इसमें लक्ष्मण सेन की हार हो जाती है और यह किला छोड़ के भाग जाता है। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी का जो शासन हो गया बिहार पर और बंगाल पर, दोनों पर इसका ही शासन व्यवस्था हो गया और यह बिहार बंगाल को भी अपने शासन में सम्मिलित कर लिया, मिला लिया। अब दोस्तों देखिए क्या हुआ कि कुछ प्रमुख है कि मोहम्मद गोरी ने कन्नौज विजय के बाद एक सिक्का का निर्माण करवाया था, जिसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की इमेज था, फोटो था, तो आकृति थी, और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा लिखा गया था। दोस्तों कुछ इतिहासकार के द्वारा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने कुछ और सिक्का चलाए थे जिसपे बैल का निशान था और एक तरफ इनका पृथ्वीराज चौहान का हिंदी में अर्थात देवनागरी लिपि में नाम था। तो ऐसा कहा जाता है। दोस्तों मोहम्मद गोरी का प्रमुख उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, साम्राज्य विस्तार करना और मुस्लिम राज की स्थापना करना। दोस्तों अपने साम्राज्य का जो कि गौर प्रदेश था इनका विस्तार करना चाहता था और मुस्लिम राज की स्थापना करना चाहता था, और इसमें इनका सफल मिली, एकता नहीं होने का। इसलिए दोस्तों यूनिटी बनाना चाहिए, तो एकता नहीं होने का इनको सफल भी मिली। क्योंकि यहाँ पे जब चौहान वंश से इनको जब आक्रमण हुआ, चौहान वंश के विरुद्ध जब युद्ध छिड़ा, उस समय कन्नौज का राजा गहरवाल वंश का शासक जयचंद और चालुक्य वंश का राजा भीमदेव द्वितीय जब इनका मदद कर देता और गोरी के खिलाफ जब आक्रमण करता, तो शायद इसमें चौहान वंश का जीत हो जाता, चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान का जीत होता और भारत में मुस्लिम राज की स्थापना नहीं हो पाती। लेकिन यूनिटी न होने के कारण मुस्लिम राज की स्थापना हो गई और मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना और मुस्लिम राज की स्थापना करना, वह सफल हो गया। क्योंकि गौर प्रदेश में यह उभरा। मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में यह भारत के पश्चिमी भाग गौर प्रदेश में उभरता है यह शासक। उसके बाद गजनी पर भी इसका शासन चलता है, क्योंकि महमूद गजनवी का जो उत्तराधिकारी थे उतना मजबूत नहीं थे, इसलिए अफगानिस्तान के गजनी प्रदेश पर भी इनका शासन हो जाता है। और उसके बाद प्रथम बार मुल्तान पर यह आक्रमण करता है और मुल्तान से इस क्षेत्र पर फिर चालुक्य वंश के शासक भीमदेव द्वितीय के खिलाफ गुजरात पर आक्रमण करता है और गुजरात से फिर गुजरात से फिर आक्रमण करता है। यहाँ हार होने के बाद पुनः जयचंद पर करता है, एक बार हारता है, फिर दूसरा बार करता है तराइन के द्वितीय युद्ध में, और इसके बाद कन्नौज पर इनका जो सेनापति था, बिहार से बंगाल पर, और इस तरह लगभग एक बड़े से प्रदेश में इन्होंने अपना शासन व्यवस्था जमा लिया। तो दोस्तों तब तक के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में अगला चैप्टर लेकर आएंगे। और इससे पहले 2 वीडियो डाला गया सिंध पर आक्रमण और महमूद गजनवी के बारे में, जो हमारे चैनल पर आप क्लिक करिएगा, उसके बाद प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके दोनों वीडियो मध्यकालीन भारत का आप देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स, धन्यवाद। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।